स्टूडेंट्स बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एबीएसटी विषय के पेपर व्यावसायिक सांख्यिकी के संबंध में जो टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वह है बहुलक की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मोड। बहुलक या भूयिष्ठक एक पोजिशनल मेजर है, यानी स्थिति संबंधी माध्य है। एक समंग श्रेणी में ऐसा मूल्य बहुलक मूल्य होता है जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिस मूल्य की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है वह मूल्य उस श्रेणी का बहुलक कहलाता है। बहुलक सर्वसाधारण के द्वारा दैनिक जीवन में अधिक प्रयोग में आने के कारण एक लोकप्रिय माप है। जैसे हमें यदि कमीज का औसत आकार, जूतों का औसत आकार या साइज, टेलीफोन या मोबाइल कॉल की प्रतिदिन औसत संख्या, औसत लंबाई या ऊंचाई आदि ज्ञात करना हो तो हमें बहुलक का ही प्रयोग करना होगा। बहुलक का जो साइन है वह कैपिटल जेड होता है, यानी जो संकेताक्षर है वो कैपिटल जेड है। अब हम बहुलक की गणना के बारे में बात करते हैं कि बहुलक की गणना किस प्रकार से की जाती है सांख्यिकीय श्रेणी में। जैसा कि हम जानते हैं कि सांख्यिकी में 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी, यानी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। तो प्रत्येक श्रेणी के आधार पर इसकी गणन क्रिया भी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना किस प्रकार की जाती है इसके बारे में बात करते हैं। जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें जो बहुलक की गणना होगी उसमें 2 विधियों द्वारा बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें पहली विधि है निरीक्षण विधि द्वारा यानी बाय इंस्पेक्शन, और दूसरी है व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलकर। जब श्रेणी में मूल्यों की संख्या कम होती है तो हम इंस्पेक्शन के द्वारा यानी निरीक्षण के द्वारा ही बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं। इसके लिए श्रेणी को क्रम से व्यवस्थित करके ये देखते हैं कि कौन सा मूल्य है वो सबसे अधिक बार श्रेणी में आया है, वही मूल्य बहुलक का मूल्य होता है। यदि श्रेणी में मूल्यों की संख्या अधिक होती है तो हम इसे खंडित श्रेणी में भी बदलकर बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक मूल्य को एक ही बार श्रेणी में लिखा जाता है और उसके बाद उसकी आवृत्तियां निश्चित करके उसे खंडित श्रेणी में बदलकर फिर ये देख लेते हैं कि किस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक है, वही मूल्य बहुलक का मूल्य होता है, क्योंकि बहुलक वही मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में किस प्रकार बदला जाएगा इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में परिवर्तित किया गया है। इलस्ट्रेशन इस प्रकार से है: 11 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक निम्न है, भूयिष्ठक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसमें 11 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हैं, जिस प्रकार से हैं 10, 27, 24, 12, 27, 27, 20, 18, 15, 30 और 15। तो यहाँ पर जो मार्क्स यानी जो मूल्य हैं उन्हें हम एक ही बार श्रेणी में लिखेंगे। तो जैसे हमने क्रम से इसको लिखा श्रेणी को आरोही क्रम में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10, उसके बाद 12, फिर 15, फिर 18, फिर 20, 24, 27 और 30।
सभी मूल्य एक ही बार लिखे गए हैं। इसके बाद हम टेली बार्स के द्वारा उनकी आवृत्तियां निश्चित करेंगे। जैसे सबसे पहले जो मूल्य है वो देखेंगे हम, वो है 10। तो 10 है, उसके सामने हमने एक टेली बार रख दिया। उसके बाद जो दूसरा मूल्य 27 है, तो 27 के सामने हम एक टेली बार रख देंगे। इसके बाद जो मूल्य आया 24, 24 के सामने हम एक टेली बार रख देंगे। उसके बाद अगला मूल्य है वो 12 है, तो 12 के सामने हम एक टेली बार रखेंगे। उसके बाद जो पांचवा मूल्य वापस 27 आ रहा है, तो हम 27 के सामने एक बार फिर टेली बार रख देंगे। इसके बाद जो छठा मूल्य है वो भी 27 ही है, तो एक बार फिर 27 के सामने एक टेली बार हम रखेंगे। इसके बाद जो अगला मूल्य है वो 20 है, तो 20 के सामने एक टेली बार रखा। इसके बाद 18 अगला मूल्य आता है, तो 18 के सामने एक टेली बार रख दिया। उसके बाद अगला मूल्य है वो 15 है, तो 15 के सामने एक टेली बार रखा। उसके बाद जो अगला मूल्य है वो 30 है, तो 30 के सामने एक टेली बार रखा। और जो लास्ट मूल्य है वो है 15, तो 15 के सामने हमने एक बार फिर टेली बार रख दिया। अब हम इन टेली बार्स की गणना कर लेंगे कि प्रत्येक पद मूल्य के जो टेली बार्स है वो कितने कितने हैं, वो उनकी आवृत्तियां हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो जैसे 10 है, उसमें एक ही टेली बार है, तो उसकी आवृत्ति 1 होगी। इसके बाद 12 जो मूल्य है उसका भी एक ही टेली बार है, तो उसकी भी आवृत्ति 1 ही होगी। फिर 15 के 2 टेली बार्स हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो 2 हो जाएगी। फिर 18 के भी एक है, 20 के भी एक है और 24 के भी एक ही टेली बार है, तो इन सब की आवृत्तियां एक एक ही हैं। फिर जो 27 है उसमें 3 टेली बार्स हैं, तो उसकी आवृत्ति है वो 3 हो जाएगी। और जो 30 है उसमें भी एक ही टेली बार है, तो उसकी आवृत्ति 1 हो जाएगी। इस प्रकार से हमने सभी मूल्यों की आवृत्तियां निश्चित कर दी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस मूल्य की आवृत्ति सर्वाधिक है, यानी किसकी फ्रीक्वेंसी है वो सबसे अधिक है, वही मूल्य बहुलक का मूल्य होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो 27 मूल्य है उसकी आवृत्ति 3 है, जो सबसे अधिक है। अतः इस श्रेणी में जो बहुलक है वो उसका मूल्य होगा 27। खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना किस प्रकार से की जाती है, अब हम यह देखते हैं। खंडित श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है निरीक्षण विधि, यानी बाई इंस्पेक्शन मेथड, और दूसरी है समूहीकरण विधि, ग्रुपिंग मेथड। निरीक्षण विधि का प्रयोग हम तब कर पाएंगे जब खंडित श्रेणी नियमित और सजातीय हो। नियमित और सजातीय खंडित श्रेणी का मतलब है कि उसका आवृत्ति वितरण है वो सममित वितरण होना चाहिए, यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब हम उसे नियमित कहेंगे। नियमित आवृत्ति वितरण से आशय यह है कि उसमें श्रेणी की जो आवृत्तियां हैं वो शुरू से निरंतर बढ़ती रहे, मध्य में अधिकतम आवृत्ति हो और उसके बाद आवृत्तियां वो निरंतर घटती रहें। जैसे आपके सामने एक नियमित खंडित श्रेणी का उदाहरण है, जिसमें मार्क्स दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो मार्क्स है 30, उसकी आवृत्ति है 2, 40 है उसकी आवृत्ति 4, 50 है उसकी आवृत्ति 8, 55 की आवृत्ति 10, 65 की आवृत्ति 5, 70 की आवृत्ति 3 और 75 की आवृत्ति 2 है। इसमें देखिए जो आवृत्तियां हैं वो शुरू से बढ़ रही हैं निरंतर। मध्य में जो अधिकतम आवृत्ति है वो स्थित है। यहाँ पर देखिए जो अधिकतम आवृत्ति है वो 10 है और वो बीच में है, श्रेणी के बीच में स्थित है, और उसके बाद आवृत्तियां वो निरंतर घट रही हैं। तो इस प्रकार की जो श्रेणी है, खंडित श्रेणी है, वह कहलाएगी नियमित श्रेणी, या इस ऐसे आवृत्ति वितरण को हम कहेंगे नियमित आवृत्ति वितरण। तो इस प्रकार की जो श्रेणी है उसमें हम इंस्पेक्शन के द्वारा ही बहुलक की गणना कर सकते हैं। इसमें बहुलक का मूल्य क्या होगा कि जो अधिकतम, जिस मूल्य की आवृत्ति अधिकतम है वही मूल्य बहुलक का मूल्य होगा। जैसे अगर हम इस श्रेणी में बहुलक कहें तो वह क्या होगा, वह होगा 55, यानी जो मार्क्स 55 है वो बहुलक का मूल्य होगा, क्योंकि उसकी आवृत्ति है वो 10 है, जो सब में अधिक है। खंडित श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने की दूसरी विधि है समूहीकरण विधि, यानी ग्रुपिंग मेथड।
यदि श्रेणी में आवृत्तियां अनियमित हों या श्रेणी के दो या अधिक मूल्यों की आवृत्तियां समान रूप से सर्वाधिक हों, तो ऐसी स्थिति में समूहीकरण विधि द्वारा बहुलक की गणना की जानी चाहिए। समूहीकरण विधि की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार से होगी कि इसके लिए हमें आवृत्तियों के कुल 6 खाने यानी कॉलम तैयार करने होते हैं। तो ये 6 खाने किस प्रकार से तैयार होंगे ये देखिए। जो प्रथम खाना है उसमें हम प्रश्न में दी गई आवृत्तियों को ही लिखेंगे, यानी जो आवृत्तियां हमें दी गई हैं वही प्रथम खाने में लिखी जाएंगी। इसके बाद जो दूसरा खाना है यानी सेकंड कॉलम, उसमें प्रारंभ से दो दो आवृत्तियों का योग करके लिखा जाता है, यानी दो दो आवृत्तियों को उनका जोड़ा बनाकर यानी उनको जोड़कर लिखा जाता है। इसके बाद जो तीसरा खाना है यानी थर्ड कॉलम है, उसमें प्रथम आवृत्ति को छोड़कर दो दो आवृत्तियों का योग करके लिखा जाता है। इसके बाद जो चतुर्थ खाना है यानी फोर्थ कॉलम है, उसमें आरंभ से तीन तीन आवृत्तियों का योग करके लिखा जाता है। और जो पंचम खाना है यानी फिफ्थ कॉलम है, उसमें प्रथम आवृत्ति को छोड़कर तीन तीन आवृत्तियों का योग करके हम लिखेंगे। और जो षष्ठम खाना है यानी छठा खाना है, उसमें प्रथम और द्वितीय आवृत्तियों को छोड़कर तीन तीन आवृत्तियों का योग करके लिखा जाता है। इसके बाद विश्लेषण तालिका की सहायता से बहुलक का निर्धारण किया जाता है। तो समूहीकरण विधि द्वारा किस प्रकार से हम बहुलक की गणना करेंगे, इसे हम एक इलस्ट्रेशन के द्वारा समझते हैं। खंडित श्रेणी में ग्रुपिंग मेथड द्वारा बहुलक की गणना किस प्रकार से की जाती है, इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है जो इस प्रकार से है। भूयिष्ठक ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड, जिसमें साइज दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। उसकी साइज है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। और उनकी आवृत्तियां हैं 3, 5, 7, 10, 12, 15, 12, 6, 8 और 6। सामान्य रूप में देखने पर तो ये जो श्रेणी है नियमित ही प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें जो आवृत्तियां हैं आरंभ से बढ़ रही हैं निरंतर, और मध्य में अधिकतम आवृत्ति है, और फिर उसके बाद आवृत्तियां निरंतर घटती जा रही हैं। तो ये लगभग नियमित आवृत्ति श्रेणी ही है। लेकिन हमें ग्रुपिंग मेथड से बहुलक की गणना करनी है, अतः यहाँ पर हम ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करके बहुलक की गणना करेंगे। तो ग्रुपिंग मेथड में हमें 6 खाने 6 कॉलम तैयार करने हैं आवृत्तियों के। तो देखिए किस प्रकार से ये आवृत्तियों के कॉलम तैयार होंगे। सबसे पहले हमने जो पदमूल्य है वो लिखे x। उसके बाद में जो कॉलम है 6 कॉलम हमने तैयार किए आवृत्तियों के। तो प्रथम कॉलम है जो पहला खाना है, उसमें हम जो वास्तविक आवृत्तियां हैं वो ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले खाने में हमने जो आवृत्तियां दे रखी हैं हमें वही हमने लिखी हैं। उसके बाद जो दूसरा खाना है, दूसरा कॉलम है, उसमें आरंभ से दो दो आवृत्तियों का योग करके लिखा जाएगा। तो देखिए दूसरे खाने में हम प्रारंभ से दो दो आवृत्तियों का योग करके लिखेंगे। जैसे प्रथम आवृत्ति 3 है और उसके बाद दूसरी आवृत्ति 5 है, तो 3 और 5 का योग 8, वो हमने दूसरे खाने में लिखा। ये हम 8 इस प्रकार से लिखेंगे कि ये 3 और 5 दोनों के बीच में प्रतीत हो लिखा हुआ, ताकि ये पता चले। और इसमें हमने साइन भी लगा दिया है कि यह 8 है, ये 3 और 5 का योग है। इसके बाद अगली आवृत्ति 7 और 10 का योग करके लिखेंगे जो 17 है। इसके बाद हम 12 और 15 का योग करके लिखेंगे जो आएगा 27। और उसके बाद हम 12 और 6 का योग करके लिखेंगे जो आएगा 18। और इसके बाद हम 8 और 6 का योग करके लिखेंगे वो आएगा 14। तो इस प्रकार से दूसरे कॉलम में हमने
आराम से दो दो आवृत्तियों का जोड़ा बनाकर उनका योग करके लिखा। इसके बाद जो तीसरा खाना है, तीसरा कॉलम है, उसमें हम प्रथम आवृत्ति को छोड़कर दो दो आवृत्तियों का योग करके लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रथम आवृत्ति 3 है उसको छोड़ दिया। उसके बाद में अगली आवृत्ति जो 5 और 7 है उन दोनों का योग करके लिखा। तो 5 और 7 का योग 12 हमने लिखा यहाँ पर। इसके बाद 10 और 12 का योग करके लिखा हमने 22। उसके बाद 15 और 12 का योग करके लिखा 27। इसके बाद में 6 और 8 का योग करके हमने लिखा 14। इसके बाद जो 6 आवृत्ति बचती है, क्योंकि वो एक ही आवृत्ति है तो हमने उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसके साथ कोई जोड़ा नहीं है, वो अकेली आवृत्ति है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। इसके बाद जो चौथा कॉलम है उसमें हम आराम से 3-3 आवृत्तियों का योग करके लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम 3, 5 और 7 इन आवृत्तियों का योग करेंगे, जो आएगा 15। इसके बाद हमने 10, 12 और 15 इन आवृत्तियों का योग करके लिखा, तो यह आएगा 37। और उसके बाद हमने 12, 6 और 8 आवृत्तियों का योग करके लिखा, जो आएगा 26। इसमें भी लास्ट में जो अंतिम आवृत्ति है 6 वो बच गई है, तो उसे हमने छोड़ दिया है। इसके बाद जो पांचवा खाना है उसमें हम प्रारंभ से प्रथम आवृत्ति को छोड़कर 3-3 आवृत्तियों का योग करके लिखेंगे। तो हमने प्रथम आवृत्ति को 3 को छोड़ दिया। इसके बाद हम 5, 7 और 10 का योग करके लिखेंगे, तो यह आएगा 22। इसके बाद हम 12, 15 और 12 का योग करके लिखेंगे, तो यह आएगा 39। और इसके बाद हम 6, 8 और 6 का योग करके लिखेंगे, तो यह आएगा 20। इसके बाद जो लास्ट कॉलम है, छठा कॉलम, उसमें हम प्रारंभ से प्रथम और द्वितीय आवृत्तियों को छोड़ देंगे और उसके बाद में 3-3 आवृत्तियों का योग करके लिखेंगे। तो हमने प्रथम और द्वितीय आवृत्ति है 3 और 5 उनको छोड़ दिया और उसके बाद में 3-3 आवृत्तियों का योग करके लिखा। तो 3 और 5 को छोड़ने के बाद अगली आवृत्ति आती है 7, 10 और 12, तो इनका योग आएगा 29। और उसके बाद में 15, 12 और 6 इनका योग आएगा 33। इसके बाद हम प्रत्येक खाने में जो सर्वाधिक योग आता है, यानी सर्वाधिक मूल्य है, उसको चिन्हित करेंगे और उसके बाद विश्लेषण तालिका के द्वारा बहुलक का निर्धारण है वह किया जाएगा। तो सर्वाधिक मूल्य हर खाने में हमें चिन्हित करना है। तो प्रथम कॉलम है उसमें जो सर्वाधिक मूल्य है वो 15 है। उसके बाद जो दूसरा खाना है उसमें सर्वाधिक मूल्य 27 है। तीसरे कॉलम में सर्वाधिक मूल्य भी 27 है और चौथे खाने में सर्वाधिक मूल्य 37 है। पांचवें खाने में सर्वाधिक मूल्य है वो 39 है और छठे खाने में सर्वाधिक मूल्य है वह 33 है। अब ये जो सर्वाधिक मूल्य है ये किन किन आवृत्तियों का योग है और वो आवृत्तियां किन मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, यानी किन मूल्यों से वो संबंधित हैं, उसका विश्लेषण हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, जो विश्लेषण तालिका है उसके अंतर्गत हम टेलीबार्स के द्वारा इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम प्रथम कॉलम लेते हैं, पहला खाना लेते हैं। उसमें जो सर्वाधिक मूल्य 15 है, तो 15 जो आवृत्ति है वो किस मूल्य की आवृत्ति है? वह 20 जो साइज है उसकी आवृत्ति है। तो हम 20 के सामने एक टेलीबार यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद जो दूसरा खाना है उसमें जो सबसे अधिक मूल्य है वो 27 आता है। तो 27 किसका योग है? वो 12 और 15 जो आवृत्तियां हैं उनका योग है। और 12 और 15 जो आवृत्तियां हैं वो किन मूल्यों से संबंधित है? वह 19 और 20 से संबंधित है। तो हम 19 के सामने एक टेलीबार रख देंगे और 20 के सामने भी एक टेलीबार फिर हम रखेंगे। उसके बाद जो तीसरा खाना है उसमें भी जो सबसे अधिक मूल्य है वो 27 ही है। ये 27 किन आवृत्तियों का योग है? ये भी 15 और उसके बाद जो 12 आवृत्ति आ रही है उसका योग है। और इनसे संबंधित जो मूल्य है वो 20 और 21 हैं। तो एक बार फिर हम 20 के सामने एक टेलीबार रखेंगे और 21 के सामने एक टेलीबार रख देंगे। इसके बाद जो चौथा खाना है उसमें सर्वाधिक मूल्य है वह 37 है। 37 किन आवृत्तियों का योग है? 37 है वह 10, 12 और 15 आवृत्तियों का योग है। तो हम जो इनसे संबंधित मूल्य हैं 18, 19 और 20 इनके सामने एक एक टेलीबार रख देंगे।
तो 18 के सामने एक टेली बार रखेंगे, 19 के सामने एक टेली बार और 20 के सामने एक टेली बार हम रख देंगे। इसके बाद हम पांचवें खाने में देखेंगे। पांचवें जो कॉलम है उसमें सर्वाधिक मूल्य 39 है। 39 किसका योग है? यह है 39 है, ये 12, 15 और 12 का योग है। तो 12, 15 और 12 से संबंधित जो मूल्य है वो 19, 20 और 21 है। तो एक बार फिर हम 19 के सामने एक टेली बार रखेंगे, 20 के सामने भी एक टेली बार रखेंगे और 21 के सामने भी एक टेली बार हम रख देंगे। इसके बाद जो लास्ट कॉलम है, छठा कॉलम, उसमें सर्वाधिक मूल्य वो 33 है। 33 किसका योग है? 33 है 15, 12 और 6 का। तो एक बार फिर हम इनके जो संबंधित मूल्य हैं 20, 21 और 22, इनके सामने एक टेली बार रख देंगे। तो 20 के सामने एक टेली बार रखा, 21 के सामने एक टेली बार रखा और 22 के सामने भी एक टेली बार हमने रख दिया। अब हम इन टेली बार्स का योग कर लेंगे, जो आता है क्रम से 1, 3, 6, 3 और 1। यहाँ पर जो सर्वाधिक जो टेली बार्स का मूल्य है वो आता है 6, और 6 है वो किससे संबंधित है, किस मूल्य से संबंधित है? वह है मूल्य 20 से संबंधित है। अतः यहाँ पर जो बहुलक का मूल्य होगा, जेड का मूल्य होगा, वो 20 होगा। अगर हम इंस्पेक्शन के द्वारा यानी निरीक्षण के द्वारा भी देखते हैं तो भी ये मूल्य हम 20 ही बताएंगे, क्योंकि इस वितरण में जो अधिकतम आवृत्ति है वो 15 है और वो मध्य में ही स्थित है। यानी प्रारंभ से आवृत्तियां बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रही हैं निरंतर, उसके बाद मध्य में अधिकतम आवृत्ति 15 है, उसके बाद आवृत्तियां निरंतर घट रही हैं। तो यह एक प्रकार से नियमित श्रेणी ही है। तो यहाँ पर हम निरीक्षण के द्वारा भी बहुलक बता सकते हैं, और यह बहुलक है वो 20 ही आएगा, क्योंकि सर्वाधिक आवृत्ति है उसका मूल्य 15 है। तो 15 जो है उसके संबंधित मूल्य 20 है, तो यहाँ पर जेड का मूल्य 20 आएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ग्रुपिंग मेथड है उसमें किस प्रकार से हम बहुलक की गणना करेंगे। इस उदाहरण को एक बार आप खुद हल करने की कोशिश करें, और ये जो ग्रुपिंग मेथड है उसमें ये कॉलम बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।